मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में और हीट से रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं उनके बारे में। आप ऐसा समझे कि लू और लू से जुड़ी हुई जानकारी, चूंकि गर्मी का मौसम आ गया है और हमारे पास अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो हीट स्ट्रोक की समस्या के साथ आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में बात की जाए। मैं हूं डॉक्टर केपी चंद्रा। मैंने एमबीबीएस 2002 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार से किया। एमडी मेडिसिन इंदौर से किया 2006 में। इसके बाद मैंने डायबिटीज में फेलोशिप की है सीएमसी वेल्लोर से 2017 में। और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी यूके से हमने एमएससी किया है एडवांसिंग डायबिटीज केयर में। अभी मैं चंद्रा डायबिटीज क्लिनिक के नाम से विजयंत खंड गोमती नगर में अपना एक हॉस्पिटल है। साथ ही हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड डायबिटीज केयर में मैं डायरेक्टर हूँ। तो मित्रों, आज जो हम बात करेंगे एक जनरल कंसिडरेशन कि हमारे बॉडी में हीट का रेगुलेशन कैसे होता है, फिर हीट क्रैम्प्स क्या होते हैं, हीट एग्जॉशन क्या होता है, हीट सिंकोप क्या है, हीट स्ट्रोक क्या है और हीट क्रैम्प से हम बचे कैसे। तो सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी है कि हमारे बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है। हमारा जो बॉडी एक टेम्परेचर मेंटेन करता है वो मेंटेन कैसे करता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल हीट प्रोडक्शन होता है जिसके द्वारा बॉडी को गर्म करना होता है, और इन्वायरमेंटल लॉस होता है। तो बेसिकली चार प्रकार से हीट लॉस या हीट का मेंटेनेंस होता है: रेडिएशन, इवेपोरेशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। बट कभी कभी क्या होता है कि जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो ऐसे में जो हमारे बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है, वो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस फेल कर जाता है। तो फिर ऐसे कंडीशन में या तो हमारा बॉडी गर्मी के समय बहुत गर्म हो जाता है या ठंड के समय में बहुत ठंडा हो जाता है। अब बेसिकली वार्म क्लाइमेट में क्या दिक्कतें होती हैं, तो देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 37.2 डिग्री सी है। तो अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 37.2 डिग्री से कम है तो हमारे बॉडी से हीट रिलीज होगा इन्वायरमेंट में। बेसिकली रिलीज कन्वेक्शन के द्वारा या कंडक्शन के द्वारा होगा। बॉडी जो टच कर रहा है ठंडी हवा, तो उससे या किसी भी चीज से टच हो रहा है तो हीट लॉस होगा। बट अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 37.2 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो ऐसे में रिवर्सल हो जाता है। जो हमारा बॉडी हीट को रिलीज, चूंकि हमारे बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन लगातार होता रहता है और बॉडी बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक, जो हमारे जिंदा रहने के लिए सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उससे हीट प्रोडक्शन होता रहता है, तो बॉडी से हीट रेडिएट होता रहता है। और टेम्परेचर बाहर का अगर कम है तो हमारा बॉडी से हीट रेडिएट होता है, जो कन्वेक्शन या कंडक्शन, कंडक्शन मतलब कोई चीज से सटा हुआ हो उससे हीट लॉस हो। तो जब टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 37.2 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये कन्वेक्शन का लॉस हो जाता है। और यहाँ पे यूजुअली टेम्परेचर उल्टे दिशा में, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर ज्यादा है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हमारे बॉडी से हीट लॉस नहीं होगा, इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी में हीट आने लगेगा और हमारा बॉडी यूजुअली गर्म होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे हीट लॉस के मैकेनिज्म में एक तो है कि ठंडा इन्वायरमेंट है तो उससे जो बॉडी में टच होगा उससे कंडक्शन के द्वारा लॉस होता है, कुछ इवेपोरेशन के द्वारा भी लॉस होता है। जैसे कि स्वेट है, मतलब पसीना आया, पसीना हमारे बॉडी पर से इवेपोरेट किया, तो उसमें इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो हीट यूज हुआ वो हमारे बॉडी से खर्च होता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होता है। इसलिए देखिएगा कि जब पसीना चलता है तो बॉडी हमारा थोड़ा सा ठंडा होता है। तो बेसिकली ये इवापोरेशन जो नॉर्मल टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री 26 डिग्री बॉडी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, तो उसमें इवापोरेशन से जो लॉस होता है हीट का वो यूजुअली 20% होता है। लेकिन जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इवापोरेशन से लॉस ज्यादा होता है। तभी आप देखिएगा कि गर्म माहौल में पसीना ज्यादा निकलेगा और पसीना पसीना के इवापोरेशन से हमारा बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। बट अगर ऐसा सिचुएशन है जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर बढ़ जाए, तो फिर इवापोरेशन का प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी के दौरान ये इवापोरेशन का प्रोसेस भी कम हो जाता है और इस प्रकार जो हीट लॉस है बॉडी से वो कम होता है।
तब इसमें क्या होता है कि बॉडी गर्म होने लगता है, जिसे हम लोग टेक्निकली हाइपरथर्मिया कहते हैं। तो हाइपरथर्मिया कब होगा? जब हमारे बॉडी के अंदर जो कैपेबिलिटी है इंटरनल मैकेनिज्म के द्वारा कि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37.2 डिग्री पे रखें, अगर वो हीट लॉस का मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाए, जिसके कारण हमारे बॉडी से हीट निकलना बंद हो जाए, या हमारे बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो हीट का प्रोडक्शन बढ़ गया, हीट लॉस होना बंद हो गया, तो हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसे हम लोग हाइपरथर्मिया कहते हैं। अब ये कब कब हो सकता है? जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाए, बुखार के समय, जैसे देखिए सिंपल मेटाबॉलिक रेट है, बहुत सारी दवाइयां हैं जिसके कारण की मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कभी कभी ये मिक्सचर होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हो जाए और मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हाइपरथर्मिया होता है। और मौसम का, क्लाइमेट में जो चेंजेज होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी है, या फिर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, वैसे में भी हमारा जो हीट लॉस का मैकेनिज्म है बॉडी से, वो गड़बड़ होगा, तो हाइपरथर्मिया होगा। अब हम लोग को यह समझना है कि किन लोगों में ये ज्यादा होने की संभावना है, ये लू जो है, या हीट स्ट्रोक है, या हीट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एक्सरसाइज करे या कोई काम करे हॉट इन्वायरमेंट में, जैसे मजदूर लोग हैं, दिन में धूप में काम करते रहते हैं, पानी कम पीते हैं, एकाएक चले गए तो उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एकाएक आप देखेंगे कि कुछ मजदूर वहीं काम कर रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं हो, किसी को तुरंत हो जाता है। तो अगर आपको आदत नहीं है, आप एक्लिमेटाइज्ड नहीं है, तो आप जाएंगे काम करेंगे तो तुरंत आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई बीमारी पहले से है, जिसके कारण स्किन का प्रॉब्लम है, जिससे पसीना चलने का मैकेनिज्म, आपका पसीना कम बनता है, तो वैसे में ही आपका हीट मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाएगा, तो स्ट्रोक होने की संभावना है। ये मोटे लोगों में देखा गया है। इसके अलावा अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड सीजर, झटके आते हैं, तो उसमें मसल का कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो ब्लड प्रेशर कम होने से जो पेरिफेरल वेसल्स है, उसमें अगर वेसोडाइलेटेशन हो, तब हीट सरफेस पे आता है, तब जाके आपका हीट लॉस होता है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आपका क्यूटेनियस ब्लड फ्लो, जो स्किन के नीचे का ब्लड फ्लो है, वो कम हो जाएगा, या कार्डियक आउटपुट, हार्ट से पंपिंग कम हो गया, तो आपका हीट का लॉस कम होगा, तो वैसे में भी आपको हीट स्ट्रोक या हीट से रिलेटेड बॉडी हाइपरथर्मिया हो सकता है। कुछ दवाइयां हैं जिससे कि आपका पसीना निकलना कम हो जाता है, उसके कारण भी हो सकता है। कुछ इलिसिट नशे की दवाइयां होती हैं, उनके कारण भी होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, बहुत बूढ़े इंसान हैं, उनके अंदर भी कैपेबिलिटी टू एडजस्ट कम हो जाता है, या बहुत छोटा बच्चा है, या किसी को बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनके अंदर जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो कमजोर हो जाता है, तो उनमें होने की संभावना है। अब सबसे पहले हम लोग हीट क्रैम्प के बारे में बात करेंगे। हीट क्रैम्प आपने बहुत बार देखा होगा, क्रिकेट का मैच चल रहा है, खेल रहे हैं, और पेशेंट का, और जो खिलाड़ी है, उसके मसल में कंट्रैक्शन, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या काम कर रहे होते हैं, या खेल रहते हैं, उस दौरान या उसके तुरंत बाद आपके मसल्स में अगर इनवॉलेंट्री पेनफुल कंट्रैक्शन हो जाए, मतलब कि आपके मसल पे कंट्रोल नहीं रहा, वो अपने आप कंट्रैक्ट हो रहा और बहुत दर्द करने लगे, तो इसे हीट क्रैम्प्स कहते हैं। ये बेसिकली होता इसलिए है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेट लॉस, पसीना से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, और पसीना के साथ जो पानी निकलता है उसके साथ नमक भी बाहर जाता है। और अगर आप फ्लूइड का रिप्लेनिशमेंट कर रहे हैं तो आप सिर्फ पानी पी रहे हैं, आपने अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं लिया, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया, तो आपके शरीर के अंदर नमक की कमी हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। आपने खेलते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त बहुत पसीना निकला, पसीना में पानी और सॉल्ट दोनों का लॉस हुआ, और आपने रिप्लेस करने के लिए ओआरएस, इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया, सिर्फ पानी लिया, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा। ऐसे में हीट क्रैम्प्स होता है। तो हीट क्रैम्प को आप कैसे जानेंगे कि ये हीट क्रैम्प है? तो जब भी आप ऐसे में पेशेंट को छुएंगे तो उसका मसल जो होगा ना, यूजुअली एकदम टाइट होगा, लंपी होगा, पेनफुल होगा, टेंडर होगा, और कभी कभी आप मसल में ट्विच भी देखते रहेंगे। ठीक है,
ऐसे लोगों का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल या थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, लेकिन चूंकि पसीना बहुत ज्यादा चल रहा है तो उनका स्किन बहुत मॉइस्ट होगा और कूल होगा। तो यहाँ बेसिकली टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्मल है। यहाँ पे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट सोडियम के लॉस के कारण मसल में कंट्रैक्शन हो रहा है। यूजुअली इसमें ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल होगा। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? हीट क्रैम्प को कंट्रोल करने का तरीका है कि सबसे पहले जो आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है जिसके कारण इतना ज्यादा गर्मी आ रहा है, वो एक्टिविटी को बंद कीजिए। सो स्टॉप द एक्टिविटी विच इज कॉजिंग हीट प्रोडक्शन। आफ्टर दैट उसे कहीं सेडेड या कूल इन्वायरमेंट में ले जाइए, गर्म माहौल से ठंडे में, ताकि बॉडी टेम्परेचर कम हो तो स्वेट पसीने निकलने का कार्यक्रम रुक जाए। उसके बाद आप प्योर आइसोटेनिक या हाइपरटोनिक रिहाइड्रेशन कीजिए। आइसोटेनिक मतलब होता है कि वो पानी जिसके अंदर नमक और पानी हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके बराबर का हो, ताकि आपने सॉल्ट को रिप्लेनिश किया या थोड़ा सा सॉल्ट बढ़ा हुआ रिप्लेनिश कीजिए। ओरल सॉल्ट टैबलेट्स इसमें यूजुअली नहीं देना चाहिए। और अगर मसल क्रैम्प बहुत ज्यादा हो रहा है तो मसल को ग्रेजुअली या सिंपली धीरे धीरे मसलिए, धीरे से खींचिए, जेंटली स्ट्रेच कीजिए, तो जो क्रैम्प है, जो बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन है, मसल लूज हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर किसी को हीट क्रैम्प हुआ है, मसल में क्रैम्प आया है, तो दे शुड बी एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट फॉर 2 days। और इस दौरान पूरा सप्लीमेंटेशन ले, ताकि बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है वो लॉस नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही वापस वो स्ट्रेनस एक्टिविटी करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को हीट क्रैम्प आया है अगले दिन फिर आप करने लगे, तो दोबारा हीट क्रैम्प होने की संभावना होती है। अब नेक्स्ट चीज है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन क्या है? इसमें बेसिकली क्या है कि गर्मी के कारण आपका पसीना बहुत ज्यादा चल रहा है तो आप में डिहाइड्रेशन होने लगे, यहाँ पे आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस होता है तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, शरीर में ब्लड फ्लो कम हो गया, यहाँ पे नमक कम हो सकता है। तो ऐसे में कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा। और ये बेसिकली तब होता है जब आप लंबे समय तक कोई एक्सरसाइज हॉट इन्वायरमेंट में करते हैं और आपने फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट भी कम किया। एक तरफ क्रैम्प में था कि आपने फ्लूइड लिया, सिर्फ पानी लिया, इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया। हीट एग्जॉशन में ओवरऑल फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट कम हुआ, तो आपके अंदर का बॉडी फ्लूइड घट गया है, तो ब्लड प्रेशर घट गया। ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली देखा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बट 40 डिग्री सी से नीचे रहता है। इसमें ब्लड प्रेशर घट जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बट चूंकि पसीना चल रहा है तो स्किन मॉइस्ट होता है। ऐसे पेशेंट में कभी कभी जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो जी मचली, उल्टी, बदन में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस तेज चलना, कमजोरी, ये सब भी होता है। कभी कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स, जैसे मतलब बीपी बहुत डाउन होने के कारण सर दर्द, चक्कर, थकावट, ये सब चीज भी होने लगते हैं। अगर यही हीट एग्जॉशन, जो ब्लड प्रेशर कम हुआ है, इसमें अगर स्वेटिंग बंद हो जाए तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ये हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि मेंटल स्टेटस भी डिक्लाइन हो जाता है। अब हीट एग्जॉशन का ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली यहाँ पे फ्लूइड लॉस हुआ है, गर्मी से है, तो पेशेंट को गर्मी से हटा के ठंडे इन्वायरमेंट में डालिए और एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट कीजिए, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए। कभी कभी एक्टिव कूलिंग भी करना पड़ता है। कूलिंग के क्या तरीके हैं वो मैं बताऊंगा, पानी डालना, पंखा चलाना क्या है मैं बताऊंगा। फिजियोलॉजिकल सलाइन, आइसोटोनिक ग्लूकोज, ये सारे चीज हम लोग इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा कम है और जो व्यक्ति है वो मुंह से नहीं ले पा रहा है, जी मछली, उल्टी हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमें आईवी फ्लूइड, इंट्रावेनसली भी आइसोटोनिक फ्लूइड देना पड़ता है। यहाँ भी अगर हीट एग्जॉशन हुआ है तो कम से कम 2 दिनों तक आराम करना चाहिए, प्रॉपर रिहाइड्रेशन करना चाहिए, उसके बाद ही काम पर जाना चाहिए। अब एक और एंटिटी है जिसे हम लोग कहते हैं हीट सिंकोप। सिंकोप मतलब क्या होता है कि ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, एकाएक थोड़ी देर के लिए आदमी बेहोश हो जाता है और उसके बाद वापस होश में आ जाता है। तो बेसिकली इसका फंडा भी वही है कि वॉल्यूम डिप्लीशन हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो ब्लड प्रेशर कम होने से सिस्टेमिक एंड सेरिब्रल हाइपोटेंशन, ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम हुआ तो आप बेहोश हो गए, और जब आप नीचे लेटे तो ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ा तो आपका वापस कॉन्शसनेस आ गया। तो बेसिकली
जब एक्सरसाइज से रिलेटेड गर्मी के मौसम में अगर सिनकपी होता है तो इसे हम हीट सिनकोप कहते हैं। एक्सरसाइज से एसोसिएटेड जो पोस्चुरल हाइपोटेंशन, खड़े होने के समय जो ब्लड प्रेशर कम होता है, हीट के साथ एसोसिएटेड होता है, तो इसी के कारण होता है। और ये यूजुअली एक्सरसाइज करने के दौरान या एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद होने की संभावना है। अब क्यों होगा ये? विगरस एक्सरसाइज किए, हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में किए तो बहुत ज्यादा पसीना कम हुआ तो आपका इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हुआ। यहाँ भी आप देखेंगे कि पल्स बहुत वीक होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, और चूंकि पसीना बहुत ज्यादा चल रहा है तो स्किन कूल और मॉइस्ट होगा। इसका भी ट्रीटमेंट बेसिकली हीट एग्जॉशन जैसा है कि आपको फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट करना है। अगर व्यक्ति पीने की स्थिति में है तो आप उसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दीजिएगा, और अगर पीने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे केसेस में आप उनको इंट्रावेनस देंगे। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट हम लोग ऐसे पेशेंट्स में भी करते हैं। अब हम लोग आखिरी पे पढ़ते हैं व्हाट इज हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक है सीवियर फॉर्म ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस। बेसिकली अगर हीट एग्जॉशन वाले पेशेंट में पसीना आना बंद हो जाए तो कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और कोर बॉडी टेम्परेचर अगर 40 डिग्री से ऊपर चला गया तो उसे हम हीट स्ट्रोक कहेंगे। अब हीट स्ट्रोक जो बहुत जबरदस्त वाला लू लगता है तो वैसे में क्या होता है कि सेरिब्रल डिसफंक्शन, मतलब ब्रेन काम करना बंद कर दे, पेशेंट डिसोरिएंटेड हो जाए, पेशेंट बेहोश हो जाए, तो इसको हम लोग हीट स्ट्रोक कहेंगे। अब हीट स्ट्रोक दो प्रकार का होगा, एक क्लासिकल जिसको नॉन एक्सर्शनल बोलते हैं, और दूसरा एक्सर्शनल। एक्सर्शनल मतलब एक हेल्दी व्यक्ति है, उसने गर्म इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज किया और उसका हीट मैकेनिज्म, हीट का जो बॉडी हीट इतना ज्यादा हो गया कि हीट लॉस नहीं हो पाया और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, 40 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया, आदमी बेहोश हो गया, तो उसे हम हीट स्ट्रोक कहेंगे। और दूसरा क्लासिकल जो नॉन एक्सर्शनल होता है वो यूजुअली पेशेंट्स में होता है, जैसे बुखार का पेशेंट है, उसका टेम्परेचर 104 105, बहुत बार आपने देखा होगा कि बुखार के कारण व्यक्ति बेहोश हो गया, या कुछ दवाइयां हैं जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ गया और पेशेंट अनकॉन्शियस होकर इररिलेवेंट बातें करने लगा, तो इसे हम लोग क्लासिकल या नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये दोनों प्रकार का होगा। तो बेसिकली हम लोग आज एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। अब डिफरेंशिएशन समझिए, हीट एक्सर्शन और हीट स्ट्रोक में क्या है। हीट एक्सर्शन में क्या था कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा हुआ था, ब्लड प्रेशर कम हो गया था, पल्स बहुत ज्यादा तेज था, पल्स रेट बहुत ज्यादा तेज था, नोजिया वॉमिटिंग थी, बट स्किन कूल और काम था, मॉइस्ट स्किन था, और कभी कभी मसल क्रैम्प्स हो रहे थे। जबकि हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाएगा, रेड हॉट स्किन होगा, कभी कभी आदमी बेहोश हो जाएगा, जी मछली उल्टी होगी, पल्स बहुत ही स्ट्रांग होंगे, बहुत थ्रॉबिंग पल्स होगा, और हेडेक भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में हीट स्ट्रोक के वक्त में स्वेटिंग की एक्टिविटी बंद हो जाती है। अब हम लोग हीट स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक प्रेजेंट कैसे करेगा। तो यूजुअली हीट एग्जॉशन वाले सारे सिम्टम्स होंगे, कमजोरी, चक्कर आना, जी मछली, उल्टी। अब ऐसे में अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे, जिसके कारण कंफ्यूजन हो जाए, डेलीरियम, बहकी बहकी बातें करने लगे, आंखों से दिखना बंद हो जाए, झटके आने लगे, बेहोशी हो जाए, तो ऐसे को हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं। फिजिकल फाइंडिंग इसमें बहुत ज्यादा रिमार्केबल नहीं है, पल्स, ब्लड प्रेशर में नॉट बी वेरी मच, बट एक चीज जरूर है कि आप देखेंगे कि गर्मी में आदमी काम कर रहा था, बदन बहुत ज्यादा गर्म हो गया, पसीना आना बंद हो गया है, और एकाएक व्यक्ति गिर गया और बेहोश हो गया, तो दैट इज अ साइन ऑफ हीट स्ट्रोक। अब हीट स्ट्रोक बेसिकली एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, इसमें जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है। और ये खतरा क्यों है? क्योंकि हीट स्ट्रोक में बहुत बार किडनी को इंजरी हो सकता है, लीवर को फेलियर हो सकता है, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, सांस लेने की गति रुक सकती है, सांस में दिक्कतें हो सकती हैं, मसल्स में ब्लड फ्लो कम हो सकता है, या कोगुलोपैथी मतलब खून का थक्का जमने की समस्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकते हैं, इसलिए हीट स्ट्रोक को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हीट स्ट्रोक में हो सकते हैं, जैसे हाइपोवोल्यूमिया एंड कार्डियोजेनिक शॉक, जिसका मतलब यह होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, हार्ट का पंपिंग कमजोर हो जाए, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज, इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्नॉर्मलिटी, कार्डियक एरिथमियाज, हृदय की धड़कन में गड़बड़ी हो जाए, कोगुलोपैथीज हो जाए, एआरडीएस, एडल्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
और सांस लेने में तकलीफ हो जाए, फेफड़े में पानी आ जाए, वो चूंकि डैमेज हो जाएगा तो वहां पे सूजन आ जाता है, फिर ऑक्सीजन लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, शुगर कम हो सकता है, मसल्स में डैमेज हो सकता है, मसल्स का लाइसिस हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, कोई भी अंग काम करना बंद कर सकता है, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। बहुत बार मसल्स में जब सूजन आ जाता है तो उसके अंदर इडमा के कारण कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मसल में फासा के अंदर प्रेशर बनता है तो मसल का नेक्रोसिस तक हो सकता है। अब हीट स्ट्रोक का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पेशेंट बेहोश है तो सबसे पहले एबीसी, एयरवे, सांस ले रहा है ठीक से नहीं और ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, उसका कोर बॉडी टेम्परेचर को घटाया जाए, नॉर्मल लाने की कोशिश की जाए। तो अगर किसी को लू लगा हुआ है, शरीर बहुत गर्म है, तो कोशिश कीजिए 1 घंटे के अंदर उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ले आए। कूलिंग मेथड है, डिफरेंट कूलिंग मेथड है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो 1 घंटे के अंदर ले आइए और उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, पल्स मेंटेन रहे, तो दैट इज लाइफ सेविंग। अगर किसी को लू लगा है तो उसके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लाने की कोशिश कीजिए। एक बहुत ही सिंपल उपाय है, वो अभी मैं बताऊंगा क्या करना होता है। ऐसे में पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटर लेके, आजकल तो कोविड के बाद सभी के पास पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर लेके वो मॉनिटर कीजिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कीजिए, टेम्परेचर, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मॉनिटर कीजिए। और अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है तो उसे, अगर पेशेंट होश में है तो आप उसे पानी पिलाइए, आप इफ यू कैन टॉलरेट इट। और अगर पेशेंट बेहोश बेहोश है और पानी पीने की स्थिति में नहीं है तो उसको इंट्रावेनस फ्लूइड, मतलब यहाँ पे फ्लूइड रिससिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कैसे ठंडा कर सकते हैं बॉडी को? कुछ एक चीजें हैं। ठंडा पानी स्प्रे कर दीजिए पूरे बॉडी पे। ठंडा पानी स्प्रे करने के बाद पंखा चला दीजिए, या रूम में, एयर कंडीशन रूम में पेशेंट को डाल दीजिए। तो बॉडी टेम्परेचर जब कंडीशन होगा, पूरा पानी रहेगा, तो वहां से इवापोरेशन होगा। बॉडी गर्म है, पानी आया, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, बॉडी का इवापोरेशन होगा। तो इवापोरेशन के द्वारा पेशेंट का बदन ठंडा हो जाएगा। जितना भी कपड़ा है, एक्सेस क्लोथ, सारे को हटा दीजिए। इवन आइस पैक्स भी आप डाल सकते हैं। तो अब कौन सा तरीका कूलिंग का सबसे अच्छा है? आंसर इज सिंपल। जो चीज आप सबसे जल्दी कर सकते हैं वही सबसे अच्छा। अब हमारे पास आइस है ही नहीं, आइस लाने हम दुकान से जाएंगे, वहां से 2 घंटे में आइस आएगा, तब तक तो आदमी मर जाएगा या तब तक तो डैमेज हो जाएगा। हमारे पास पानी है, पानी डाल दीजिए, पानी डाल के पंखा चला दीजिए। हमारे पास एसी नहीं है, अच्छा एसी वाला कमरा है, एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री कर दीजिए, रूम में उनको लेटा दीजिए, सारे कपड़े उतार दीजिए, ऊपर से पानी छिड़क दीजिए, पंखा भी चला दीजिए, एसी भी चला दीजिए, कूलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वही काम करना है जो सबसे जल्दी हो सकता है। अब इसके 2 तरीके हैं कूलिंग के, एक होता है इवेपोरेटिव टाइप और दूसरा है कंडक्शन बेस्ड टाइप। अब इवेपोरेटिव टाइप क्या होता है? इवेपोरेटिव टाइप में होता है कि बॉडी का मैक्सिमम सरफेस हम एयर से एक्सपोज कर देंगे। तो किसी भी व्यक्ति को आप करवट से लिटा दीजिए, या अगर वो होश में है तो घुटना और हाथ के बल में कर दीजिए और सारे कपड़े खोल दीजिए, ताकि बॉडी का सरफेस ज्यादा से ज्यादा एयर से एक्सपोज हो। फिर ऐसे में आप 20 डिग्री पे टेम्परेचर में वाटर, मतलब थोड़ा सा ल्यूक कूल वाटर 20 डिग्री पे आप पूरे बॉडी पे डालिए, पंखा चलाइए, एसी में चला दीजिए, खूब चलाइए, तो वो ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम लोग इवेपोरेटिव कूलिंग बोलेंगे, कि बॉडी पे वाटर पड़ा, वाटर इवेपोरेट किया तो बॉडी ठंडा हो गया। इसके अलावा कूल एयर भी दे सकते हैं, ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। अब कंडक्टिव बेस्ड कूलिंग क्या होता है कि इसमें हम आइस पैक्स डाल देते हैं पूरे बॉडी पे। पहले है कि सिर्फ कांख में या जांघों में दिया जाता था, उससे काम नहीं होता, पूरे बॉडी पे आप आइस पैक्स डालिए। कभी कभी ठंडे पानी में डुबोया जाता है। मान लीजिए कि 15 डिग्री टेम्परेचर पे बॉडी को आपने 10 मिनट 15 मिनट के लिए डुबो दिया, तो बॉडी ठंडा हो जाएगा। तो ये तरीका है। कभी कभी इंट्रावेनस फ्लूइड भी दिया जाता है जिसके दौरान किया जाता है। अब कुछ एक चीजें हैं जो हीट स्ट्रोक के दौरान नहीं करनी चाहिए। जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो बहुत बार लोग कहते हैं बुखार आ गया है, इसको पैरासीटामोल, डोलो टैबलेट दे दो। भाई साहब, हीट स्ट्रोक में बॉडी टेम्परेचर तब बढ़ा है जब आपके शरीर के अंदर का थर्मल रेगुलेशन खत्म है।
तो आप डोलो या पैरासीटामोल टैबलेट दे भी देंगे तो बॉडी के अंदर थर्मल रेगुलेशन के थ्रू ही काम करेगा ना। जब वो काम ही नहीं कर रहा है तो कोई देने का मतलब नहीं है। तो कोई भी एंटीपायरेटिक, एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल नहीं देना है, रादर इट इज कंट्राइंडिकेटेड, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी काम ऐसा नहीं कीजिए जिससे कि उसको सिवरिंग होने लगे। बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर में डाल दिया, वो सिवरिंग होने लगा तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, तो कूलिंग होने के बजाय इंटरनल हीट प्रोडक्शन होगा। ऐसी दवाइयां जिससे कि सिवरिंग रुके, अगर किसी को सिवरिंग होने लगा है तो सिवरिंग रोकने के लिए कुछ दवाइयां देने पड़ती है। स्किन मसाज कीजिए, कभी कभी डायरेक्ट ठंडा में डाल देंगे आप तो व्यक्ति का वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो हीट लॉस नहीं होता है, तो कभी कभी स्किन मसाज करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है बहुत ठंडे पानी में नहीं डालना चाहिए। जैसे आपने किसी को 5 डिग्री पानी में डाल दिया, दिक्कत होगी। 20 डिग्री 25 डिग्री पानी डालिए और उसके ऊपर पंखा चलाइए, तो वैसो डायलेटेशन होता रहेगा, तो हीट लॉस होता रहेगा। अगर आपने बहुत ठंडे पानी में डाल दिया तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो इंटरनल हीट लॉस बंद हो जाएगा। और ये सारा काम तब तक करना चाहिए जब तक कि कोल्ड टेम्परेचर 39 डिग्री सी के नीचे नहीं आ जाए। मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर 37.2 है, 40 के ऊपर गया तो हीट स्ट्रोक है, उनको 39 के नीचे तक लाना है, तब तक ये सब एक्टिविटी आपको करना चाहिए। अब इलाज कर दिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस गर्मी के मौसम में हमें ये दिक्कत ना हो, इसके लिए हम क्या करें, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिवेंशन ऑफ हीट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज या हीट स्ट्रोक से हम कैसे बचें। तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो आज मैं कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं कि भैया गर्मी के मौसम में संभल के रहो, और वो सारे रिस्क फैक्टर्स जिसके कारण आपको हो सकता है उसको आप अवॉइड कीजिए। क्या क्या है, जैसे पर्सनल रिस्क, आदत नहीं है धूप में जाने का, एकाएक हम एक दिन 4 घंटे के लिए चले गए तो बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं है, तो पहले बॉडी को एक्लिमेटाइज करो, थोड़ी देर के लिए जाओ, पानी पियो, एडिक्वेट इलेक्ट्रोलाइट लो। और अगर कोई व्यक्ति ऑक्यूपेशनल हीट रिलेटेड इलनेस है, कोई आदमी फैक्ट्री में काम करता है जहां बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहां पे एक सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आप एडिक्वेट हीट लॉस कितना हो रहा है उसके बारे में पता चले, और प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन होना चाहिए। खेलने के दौरान अगर बच्चों को बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक की संभावना है, तो जो कोच हैं, एथलेटिक ट्रेनर हैं या पेरेंट्स हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि हीट रिलेटेड इलनेस क्या है, ताकि उसको आप जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर बच्चा को हीट रिलेटेड इलनेस है और आप उसको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बच्चा बीमार नहीं होगा, एथलीट बीमार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि थोड़ा सा घबराहट हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और आपने उसे खेलने दिया, यूजुअली क्या होता है आप देखोगे क्रिकेट वगैरह में लोग खेलते जा रहे हैं, क्रैम्प्स आ रहा है फिर भी लगे हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी ये प्रोग्रेस होने की संभावना है। तथा वैसे कंडीशंस में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए जहां की दिक्कत है। अब अगर फिजिकली एक्टिव हैं हॉट इन्वायरमेंट में, तो कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। फ्लूइड कंजम्पशन, और फ्लूइड कंजम्पशन में सिर्फ पानी नहीं, along with प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट भी आपको करना चाहिए। तो फ्लूइड कंजम्पशन में बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट, ओआरएस सीम्स टू बी द बेस्ट वे। क्लोज फ्लूइड मॉनिटरिंग होना चाहिए, और एडिक्वेट हाइड्रेशन आपका है या नहीं है वो किस चीज से पता चलेगा, आपका एडिक्वेट यूरिनेशन हो रहा है कि नहीं। अगर आपका यूरिन बराबर से जितना होना चाहिए उतना हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, कलर ऑफ द यूरिन, अगर कलर आपका डार्क हो गया, कंसंट्रेटेड यूरिन हो गया, दिस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ गेटिंग डिहाइड्रेशन। तो अगर यूरिन आपका अच्छे से हो रहा है मतलब आप एडिक्वेटली हाइड्रेटेड हो, तो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटिंग सो दैट यू आर पासिंग यूरिन एवरी कपल ऑफ आवर। इसके अलावा अब हम लोग बात करें ओवरऑल समरी में कि क्या हम लोगों ने बात की आज टोटल। तो जो हीट रिलेटेड इलनेस है उसमें इंक्लूड किया हम लोगों ने आज हीट क्रैम्प्स, जिसके बारे में समझा, जो खिलाड़ियों में होता है। हीट एग्जॉशन, यूजुअली ब्लड प्रेशर कम होने के कारण होता है। हीट सिनकपी, ये भी ब्लड प्रेशर कम होने के कारण बेहोशी है। और हीट स्ट्रोक, जब आपका पसीना आना बंद हो जाए, कोर टेम्परेचर 40 डिग्री सी से ज्यादा हो जाए तथा बेहोशी होने लगे, तो इसे हम हीट स्ट्रोक कहेंगे। हीट स्ट्रोक के अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सेरिब्रल डिस्फंक्शन, ब्रेन काम करना बंद कर दे। और इन सभी चीजों का जो सबसे अच्छा आउटकम, कब आपको तकलीफ कम होगी, आप इन सिम्टम्स को अर्ली रिकॉग्नाइज करें।
व्यक्ति को जो इन्वायरमेंट है हॉट इन्वायरमेंट से बाहर ले जाए, जिस कारण से उसको गर्मी निकल रहा है एक्सरसाइज वो काम बंद कर दे और जितनी जल्दी हो सके उसकी कूलिंग करें, क्योंकि कूलिंग में अगर आप देरी कीजिएगा तो बॉडी का कोर टेम्परेचर ज्यादा देर तक हाई रहेगा, तो इससे मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ जाता है। और आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे सही तरीका कूलिंग का क्या है? वह तरीका जो आप सबसे जल्दी ला सके। सो दिस इज ऑल फॉर हीट स्ट्रोक टुडे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आवर हेल्थ सिटी विस्तार टीम। हम लोग बहुत जल्दी हेल्थ सिटी विस्तार जुलाई महीने से 2024 में गोमती नगर एक्सटेंशन में शुरू करने वाले हैं, जहां की सारी फैसिलिटीज होंगी एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर गिविंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। नमस्कार।